Good morning, students. In geography, we are discussing about the chapter 1 resources and developments. In this chapter, we have discussed about the resources, what is the meaning of the resource, what is the interdependent relationship between nature, technology, and institution. We also discussed about the classification of resources on the different bases, and we have already discussed all the classification in detail. So it's all we have discussed about on the basis of ownership, on the basis of status of developments. We have already seen. So let me start today's topic. It is the development of resources. What is the meaning of the developments of resource? डेवलपमेंट्स ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम कितना बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें और उसको हम इस तरीके से यूज़ करें जिससे हमें इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, हमारी कंट्री आगे डेवलप करती चली जाए। तो ये तो इज द मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। बट इन दिस टारगेट देर आर द मेजर थ्री प्रॉब्लम्स। व्हाट दे आर? फर्स्ट इज depletion of resources for satisfying the greed of a few individuals. डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब होता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका ख़त्म होना, उनका यूज़ होना। तो ये जो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ कुछ इंडिविजुअल ग्रीडी पर्सन्स को आवश्यकता को ही सेटिस्फाई कर पाते हैं। इट मीन्स you can see that the resources are not available for all the classes of people. It not satisfy all the citizen of a country. So it is not depletion of resource for satisfying the greed of a few individuals. It is a major problem. Second is saying that accumulation of resources in few hands. Second is also saying that accumulation of resource का मतलब है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो किसी एक जगह पे हैं। कहने का मतलब क्या कि कुछ लोगों की ही तक उनकी पहुंच हो पा रही है, हर किसी के पास उन रिसोर्सेज की पहुंच नहीं हो पा रही है। दैट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स। कि जो रिच है, जो डेवलप्ड है, जो पावरफुल है, तो उन्हीं लोगों के हाथ में ही रिसोर्सेस केंद्रित हैं, एक्यूमुलेट हैं। और जो पुअर पर्सन है उनके पास वो रिसोर्स की पहुंच नहीं मिल रही है। थर्ड इज द इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैड लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या देखा कि कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा को, उनकी ग्रेडीनेस को ही सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्स का यूज़ किया जा रहा है और कुछ लोगों के हाथ तक ही वो सीमित है, हर कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि हम जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। यानी हम रिसोर्स का यूज़ नहीं हो रहा है, रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिल रही हैं। बहुत बड़े पैमाने पे व्हीकल्स हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो ओजोन लेयर्स को डिस्ट्रॉय कर रही है और अलग अलग तरीके की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो इस बदलते माहौल में सरवाइव नहीं कर पा रही हैं और वो धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे जा रही हैं। तो इस तरह से
ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, वह हमारे लिए ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस को भी बढ़ावा दे रही हैं. So it's all the three major problems. First is the depletion of resource for satisfying the greed of a few individuals, accumulation of resources in few hands, indiscrimination, exploitation of resources had led to the global ecological crisis. Next is how we can solve this problem. So for this problem, to solve this problem, we have a proper planning of resource. We should use the resources judicially. So let me have discuss about the resource planning. It is the judicious use of resource. Resource planning का मतलब क्या है कि judicious use of resources. ये क्या है? Judicious use of resource कि न्यायोचित यूज़ करना. न्यायोचित यूज़ का करने का मतलब ये है कि हर कोई रिसोर्सेज की पहुंच तक पहुंच जाए, उन रिसोर्सेज का यूज़ हर कोई कर सके और उसको हम इस तरीके से यूज़ करें, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना करें और नेचुरल इन्वायरमेंट्स को बिना डिस्टर्ब किए, बिना इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब किए हमें रिसोर्स का यूज़ करना ही रिसोर्स प्लानिंग कहलाती है. So for the resource planning, there is a one concept that is the sustainable developments. What is this? Sustainable development is development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. What is the meaning of sustainable developments? It is development that meets the need of present. कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम डेवलपमेंट्स करते रहें लेकिन साथ ही साथ मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट, कि हमारी प्रेजेंट की जो आवश्यकताएं हैं उनका वो पूरा भी करें विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. और हमें कोई ऐसा कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, हमें कुछ इस तरीके से रिसोर्स का यूज़ करना है कि वो फ्यूचर जनरेशन को भी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध रहे. क्या आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर को ध्यान में रख करके हम जो डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, हम जो रिसोर्सेज का यूज़ करें, वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स कही जाएंगे. And for the sustainable developments, we have need to understand the basic problems of the environment best. So, for this target, this was the first summit organized in 1992 in Brazil. The place is Rio de Janeiro. कि ब्राज़ील की एक जगह रियो डी जेनेरो में 1992 में एक समिट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स की बात कही गई थी. So let me understand what is that. It is the first international Earth Summit held in Rio de Janeiro in Brazil. कि ये जो समिट ऑर्गेनाइज की गई थी उसको नाम दिया गया था अर्थ समिट. So it is the Earth Summit is held in the Rio de Janeiro in Brazil and it is the first international Earth Summit. ये पहला अर्थ समिट ऑर्गेनाइज की गई थी and there were more than 100 hits of that participated. और यहाँ पर लगभग 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के लोगों ने पार्टिसिपेशन दिया था. अब रीज़न क्या था? To urging the problems of environmental protection and socio-economic developments of the global level. ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए किया गया था कि उस समय जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ें थी,
हमारा जो नेचर था वो धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रहा था, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, यानी सोशल लेवल पे भी हमको डेवलपमेंट करना है और इकोनॉमिक लेवल पे भी डेवलपमेंट्स करना है। और इसे हमको कहाँ तक ले जाना है, ग्लोबल लेवल पे लेकर करना है। कि जो ग्लोबल लेवल पे हमारी जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं ओजोन लेयर की, तो ओजोन लेयर का जो डिस्टर्बेंस हो रही है, उसमें जो रॉस हो रहा है, वो सिर्फ किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम है। ये जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, ये भी कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक कंट्री की नहीं प्रॉब्लम, ये ऑल कंट्रीज ऑफ फेस दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह की बेसिक प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख करके ये अर्थ समिट ऑर्गेनाइज की गई थी। और इसका मेन मकसद क्या था, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को, इट मीन्स कि अपनी रिसोर्सेज को इस बेसिस पे देखा जाए कि हम प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर में भी उसका यूज़ कर सकें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके और इसको ग्लोबल लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज करके ही करना ही इस अर्थ समिट का एम था। और इस तरह से इन्होंने क्या किया कि सबसे पहला काम किया था, एजेंडा 21 इन्होंने बनाया था, सॉरी इट इज द एजेंडा 21। और इसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा गया, कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, कि जो इन्वायरमेंटल डैमेज हो रही हैं उनको सही करना, उनको रोकना, या अगर हम नहीं रोक पा रहे हैं तो उसमें जिस रेट से वो बढ़ रही हैं या जो डैमेज हो रहा है उसको थोड़ा सा कम कर देना। पॉवर्टी बेस्ड चीज़ों को ध्यान में रखा गया, डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन, और डिजीज़ को भी उन्होंने ध्यान में रखा था कि जो इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनकी वजह से जो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हो रही हैं उनको भी उन्होंने ध्यान में रखा था। और इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उन्होंने एजेंडा 21 को बनाया था, और जिसके माध्यम से बहुत सारी कंट्रीज़ को इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था और उनको मोटिवेट किया था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को ध्यान में रख करके ही कोई भी कंट्री अपना इकोनॉमिकल ग्रोथ करती रहे, रिसोर्सेज का यूज़ करती रहे। दैट इज द रियो डी जेनेरो अर्थ समिट। अब हम देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग में हम कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, तो हम इसको एक बेसिस पे देखकर चल रहे हैं। तो फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज बाय सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद उनको इन्वेंट्री करना। उन पे इन्वेंट्री का मतलब होता है कि वो रिसोर्स उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके कि सबसे पहले हमें करना क्या है, रिसोर्स को पहचानना कि वो रिसोर्स कहाँ पे मिलेंगे, उनकी क्या क्वांटिटी है, उनकी क्वालिटी क्या है। तो उसके लिए सर्वे करना, उसकी मैपिंग करना और क्वालिटी बेस्ड चीज़ों को ध्यान में रख करके आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री करना। दूसरा प्रोसेस आता है इवॉल्विंग ऑफ planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। ये हमें appropriate technology, skill और institutional बेस पे हमको करना क्या है कि रिसोर्स डेवलपमेंट्स का प्लान रेडी करना है कि रिसोर्स को किस तरह से और ज़्यादा बेहतर किया जाए अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग रेडी करना चाहिए, एक हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए कि किस तरह से उन रिसोर्सेज को हम डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट्स प्लान्स विद द ओवरऑल द नेशनल डेवलपमेंट्स प्लान्स। कि हमारा जो करेंट नेशनल प्लान चल रहा है और हम जिस रिसोर्स को डेवलपमेंट्स प्लान रेडी कर रहे हैं, जिस रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं,
वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट्स में किस तरह से सटीक बैठ रहा है। क्या वो पूरी ओवरऑल नेशन को नेशनल डेवलपमेंट्स में हेल्प कर रहा है, क्या वह हर एक लोगों को उसमें शामिल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसलिए हमको रिसोर्स डेवलपमेंट्स प्लान को नेशनल डेवलपमेंट्स प्लान से मैच करके ही उसके बारे में आगे काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो सेम वही चीज़ें हैं कि आइडेंटिफाई द रीजन विच आर रिच इन रिसोर्सेज विच आर पुअर। कि सबसे पहले इंडिया में क्या किया जा रहा है कि वो रीजन्स को आइडेंटिफाई की जा रही है कि कहाँ पर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। आइडेंटिफाई द रीजन विच आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। और कुछ ऐसी रीजन्स की भी पहचान की जा रही है जो इकोनॉमिकल डेवलप्ड हैं, यानी हमारी कंट्रीज़ में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इकोनॉमिकल ग्रोथ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ज़्यादा है लेकिन रिसोर्स कम है। कुछ ऐसी भी जगह पे जहाँ पर रिसोर्स ज़्यादा है लेकिन वो इकोनॉमिकली अनडेवलप्ड है। तो ऐसी चीज़ों को भी पहचानने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। अगली चीज़ है कि रिसोर्स की कंजर्वेशन पे ध्यान देना। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का सिंपली मतलब होता है कि हम जिस रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं जो हमारे पास अवेलेबल है उसे प्रेजेंट में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ही यूज़ करें, उसको हम यूज़ करें, ना कि उसका एक्सप्लॉयटेशन करें। दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। कंजर्वेशन में सिर्फ यूजेस के अलावा इसमें शामिल होता है कि उनको बचाना, उनको प्रोटेक्शन देना। जैसे वाइल्ड लाइफ है तो वाइल्ड लाइफ में ऐसे बहुत सारे जानवरों को, ऐसे एनिमल्स को, ऐसे क्रिएचर्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो ख़त्म होती जा रही हैं। तो ऐसे लोगों, ऐसी एनिमल्स को, ऐसे स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्लान्स वहाँ पे रेडी करके उनको कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है। So it is the developments of resources overall the world and as well as in India. In next video we will discuss about the land resource. Thank you.